और इजराइल पर हमास के हमले की बरसी के मौके पर जेरूसलम ने लेबनान के बेरूत शहर और नॉर्दर्न गाजा पर जबरदस्त हमले किए। एक के बाद एक कई घातक हमलों से लेबनान का बेरूत शहर थर्रा उठा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, हथियार भंडार, सुरंगों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर ये हमले किए। आईडीएफ के हमले में इमारतें धुआं हो गई, सड़कों पर मलबे फैल गए। धमाकों के वीडियो बता रहे हैं कि आईडीएफ ने कितने पावरफुल ब्लास्ट बेरूत के अंदर किए हैं। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। चीन के अधिकारियों के डेलीगेशन का काफिले को निशाना बनाकर यह हमला किया गया और इस हमले में 3 चीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। तो इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है और पाकिस्तान में एक हफ्ते के बाद ही एलसीओ की बैठक है और इस बैठक में से हाई प्रोफाइल कराची एयरपोर्ट के बाहर धमाका होने से एलसीओ के देशों में चिंता है। पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और गुनाहगारों को कड़ी सजा देने की बात कही है। एससीओ सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर को होना है, लेकिन पाकिस्तान की सेना और अपने खुद के पाले में आतंकियों के काम करने के तरीकों से अच्छे से वाकिफ है और यही वजह है कि मुनीर की आर्मी ने 5 अक्टूबर से ही इस्लामाबाद में डेरा डाल रखा है। इमरान समर्थक न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गुंडापर की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी सामने आई। फिर बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने दबाव में 3 दिनों के बाद उन्हें छोड़ भी दिया है। पाकिस्तानी सरकार ने इस्लामाबाद में कई जगहों पर 144 लागू कर दिया है। इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी की सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं। कई जगहों पर रेंजर्स, पुलिस और आर्मी से प्रदर्शनकारियों की झड़प की खबर है और प्रदर्शनकारियों ने रेंजर्स पर पथराव किया तो सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है। इस्लामाबाद में इंटरनेट सेवा बंद है और इस्लामाबाद के अलावा लाहौर समेत कई शहरों में सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना को तैनात किया गया है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान मुइज़्ज़ू ने पीएम मोदी से मुलाकात की, हैदराबाद हाउस में मुलाकात की है। साथ ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी किया गया और इस दौरान मुइज़्ज़ू ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत की सुरक्षा को कमजोर करता हो। भारत मालदीव का एक मूल्यवान भागीदार और मित्र है और हमारे संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर बने हैं, जबकि हम विभिन्न क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ अपना सहयोग बढ़ाते हैं। हम बने रहेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे कार्यों से हमारे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता से समझौता ना हो। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली, पंजाब समेत ईडी की 17 जगह पर छापेमारी। सूत्र बता रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आप सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। जमीन अलॉटमेंट में गड़बड़ी के आरोप में रेड पड़ी। हेमंत सूद, चंद्रशेखर अग्रवाल की यहां भी रेड पड़ी है। नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक की है। बैठक में अमित शाह ने कहा कि साल 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री नक्सलियों से हिंसा और हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की है उन्होंने। वहीं अमित शाह ने कहा कि नक्सली पुनर्वास योजना का लाभ उठाकर देश के विकास में अपना अहम योगदान देंगे। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और बिहार के डीजीपी आलोक राज सहित कई अधिकारी शामिल हुए। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है। वो
सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। मित्रों, पिछले वर्ष हुई बैठक में दिए गए सुझावों पर हमने कई बदलाव और कई नए प्रावधान किए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बताया है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना एसआरई जो है 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से 14 और शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा झारखंड में लागू होगा एनआरसी, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। झारखंड में भाजपा का विस्तृत संकल्प पत्र जल्द ही आने वाला और ये चुनाव केवल मुख्यमंत्री बनाने या किसी पार्टी की सत्ता के लिए नहीं, ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। बेटी, माटी और रोटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। और वहीं संथाल परगना में आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% रह गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी भी प्रभावित हुई। वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। घुसपैठियों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये चुनाव रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण। इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। तेजस्वी यादव ने पटना में 5 देश रत्न मार्ग बंगला खाली कर दिया है और अब इस बंगले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहेंगे। इस बंगले को खाली करने के बाद अब इसकी हालत को लेकर कई सवाल सम्राट चौधरी के सहयोगी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम के सहयोगी शत्रुघ्न की माने तो बंगले की हालत काफी खराब है। वहीं बंगले से सोफा सेट भी ले जाए गए हैं। उन्होंने बंगले में लगे एसी खोलने के साथ गमले भी ठेले पर लाद कर ले जाने के आरोप लगाए। अभी तक देश रत्न बंगले को लेकर भवन निर्माण विभाग की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को जमानत मिल गई है। लालू प्रसाद समेत 9 आरोपियों को भी जमानत मिल गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जमीन के बदले नौकरी मामले में पेश हुए थे, जिसमें खबर आ रही है कि उन्हें जमानत मिल गई है। वहीं ईडी ने केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को समन भेजा। लालू प्रसाद और उनके परिवार पर रेल मंत्री रहते हुए नौकरियों के बदले जमीन लेने का आरोप है। लैंड फॉर जॉब मामले में पहली बार तेज प्रताप की पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद सहित 9 आरोपी को जमानत दे दी। 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। चंपाई सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद हेमंत सोरेन ने पोस्ट किया है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, मरांग गुरु से चंपाई दा को जल्द स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना करता हूं और साथ ही उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। बता दें आपको कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि शुगर लेवल और प्रेशर की वजह से उनकी तबियत अचानक बिगड़ी है और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। हरियाणा के कैथल में भी स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस प्रशासन की तरफ से 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहां पहले लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है, जो स्ट्रांग रूम के बाहर गश्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी लेयर में एचएपी के पुलिस कर्मचारी को तैनात किया गया, जो तीसरी लेयर में जिला पुलिस को लगाया गया है। स्ट्रांग रूम के गेट पर तैनात किया गया है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। यहां मुख्यमंत्री सैनी ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। 8 अक्टूबर को विपक्ष ईवीएम को दोष दे रहा होगा। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं
और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आराम से सरकार बना लेंगे। मैं उन्हें बधाई देता हूं। पीडीपी हमारे गठबंधन को अपना समर्थन देना चाहते हैं। हम सभी एक ही रास्ते पर हैं। हमें नफरत को खत्म करने और जम्मू कश्मीर को एकीकृत कर रखने की जरूरत है। बक्से खुलेंगे, पता लगेगा कौन कहां खड़ा है। अगर मेरे पास जादुई चिराग होता तो मैं उस जिन को लाता, कहता जिन बता कितने हम जीतेंगे, कितने वो जीतेंगे। मगर इतना जानता जरूर हूं कि इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत अच्छे आ जाएंगे, बहुमत से आ जाएंगे। कि नफरत को अपने खत्म करना है और जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखना है, हर हालत में इकट्ठे रखना है। और चेन्नई से खबर, जहां मरीना बीच पर रविवार को हो रहे एयर शो के दौरान मची भगदड़ में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 250 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। मरीना बीच पर 92 भारतीय वायुसेना दिवस समारोह में लड़ाकू विमानों की करतब को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। जहां भगदड़ मचने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। आरोप ये भी है कि वहां पर मौजूद भीड़ के लिए प्रबंधन के उचित इंतजाम नहीं किए गए थे और इस दौरान वहां पर भगदड़ मच गई और भारी भीड़ की वजह से लोगों का दम घुटने लगा। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जिसकी पुष्टि वायुसेना की तरफ से की गई। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में घोड़ा गाड़ी रेस का वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें अवैध रूप से सड़कों पर घोड़ा गाड़ी रेस का आयोजन किया गया। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक कई घोड़ा गाड़ी राहगीरों की जान की परवाह न करते हुए तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। और हद तो तब हो गई जब घोड़ा गाड़ियों के साथ ही कुछ हुड़दंगी बाइक पर सवार होकर पूरी सड़क पर फैल गए, बाइक को सड़कों पर लहराने लगे। गनीमत तो ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच ईडी ने शुरू कर दी और इस मामले की जांच बिहार की ईओयू भी कर रही है। हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े इस केस में ईओयू को अवैध धन के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। ईओयू को यह भी सबूत मिला है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल में बैठे लोगों के माध्यम से सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिशें की गई थी। कुछ विधायकों की ओर से एडवांस के रूप में कुछ पैसे लेने के सबूत जांच के दौरान ईओयू को मिले हैं। तो इसकी पुष्टि ईओयू के डीआईजी ने न्यूज 18 पर की है। डीआईजी की माने तो हॉर्स ट्रेडिंग के इस केस के अब तक की जांच के दौरान ईओयू ये भी पता चला ईओयू को कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विश्वास मत में हार जाती तो दूसरे विधायकों को दूसरे राज्यों में हवाला के जरिए पूरे पैसे दिए जाते। इसके साथ ही ईओयू को सरकार को अव्यवस्थित करने, विधायक के अपहरण और वोटिंग के लिए प्रलोभन के साक्ष्य मिले। तो सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी ये कांड अनुसंधान अंतर्गत है। हमारी सरकार में किसी को छोड़ा नहीं गया है। जो इस तरह के काम करते हैं उसको दंड जरूर मिलेगा और ये सही पाया जाएगा कि जो लोग इन्वॉल्व है उसको सजा मिलेगी। और अगली खबर पूर्णिया से, जहां कुख्यात 3 लाख के इनामी डकैत बाबर एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अमौर थाना से थोड़ी ही दूरी पर बाबर का एनकाउंटर किया। मामले की सूचना मिलने पर एसपी कार्तिकेय शर्मा अमौर पहुंच गए और एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबर बिहार के कई जिलों के साथ साथ बंगाल और यूपी में कई डकैती की घटना को अंजाम दे चुका था। बाबर पर कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।